तो आज हम लोग बात करेंगे माइटोसिस डिवीज़न की। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेल को डिवाइड होने से पहले दो फेज से गुजरना पड़ता है, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इंटरफेज के दौरान कोई भी सेल डिवीज़न से पहले होने वाली सभी तरह की ग्रोथ को पूरा कर लेती है और ऐसा करने के लिए वो G1, S और G2 फेज को क्रॉस करती है। इसके बाद वो एंटर करती है एम फेज में, जहाँ उसे एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को परफॉर्म करना होता है। और किस टाइप की सेल डिवीज़न करने वाली है, इसी के बेसिस पे हम उसे दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक सेल इसी कैटेगरी पे हम लोग इसी आधार पे हम लोग सेल को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक सोमैटिक सेल्स और दूसरी जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स है जो जनरली बॉडी के सभी पार्ट्स को कवर करती है, सभी पार्ट्स में पाई जाती है। लेकिन जर्म सेल्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मिलती है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे माइटोसिस डिवीज़न की। तो माइटोसिस कितने फेजेस में होता है और किस तरीके से होता है, इसी को हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइटोसिस डिवीज़न की जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर किसी सेल को डिवाइड करना है तो उसे सबसे पहले सेल साइकिल को क्रॉस करना होता है। और सेल साइकिल का एक बहुत छोटा हिस्सा एम फेज कहलाता है, बाकी का ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इंटरफेज कहलाता है, जिसके अंदर हम तीन फेज G1, S और G2 फेज कवर करते हैं। अब ये जो एम फेज है, इस एम फेज को हम लोगों ने माइटोसिस और म्यूसिस में बांटा। अब पहले जरा इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो हमें सिर्फ माइटोसिस को कवर करना है, जो जनरली सोमैटिक सेल्स के अंदर मिलता है। अब मैंने कहा कि अगर हम लोग माइटोसिस का जिक्र करें तो माइटोसिस की कुछ खास बात है जो हमें सबसे पहले कवर करनी है। पहले अगर माइटोसिस का जिक्र करें तो माइटोसिस में एक सेल्स जो है वो जनरली अपनी दो डॉटर सेल्स में कवर करती है, यानी कि जिस भी सेल को माइटोसिस को कवर करना होता है वो एक सेल से जनरली दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। दूसरा, जब वो सेल्स को प्रोड्यूस कर रही होती है रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो जितने क्रोमोसोम का नंबर उसके पास है उतने ही क्रोमोसोम का नंबर वो अपने डॉटर सेल को भी भेजती है। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेल डिवीजन के दौरान बदलता नहीं है, वो सिमिलर रहता है। चूंकि क्रोमोसोम का नंबर सेम है, क्रोमोसोम या डीएनए एज इट इज डॉटर सेल्स में पहुंचा है, ऐसे में जो कैरेक्टर्स थे जो कि पेरेंट सेल के पास थे, सेम वही कैरेक्टर्स ही डॉटर सेल्स के अंदर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि डॉटर सेल्स के अंदर कैरेक्टर में कोई वेरिएशन हमें नहीं मिलता, किसी तरह का बदलाव हमें नहीं मिलता। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स या हमें हमारे क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करते। इसकी वजह है वेरिएशंस, यानी कि जब हमारे अंदर डिवीज़न होता है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने कॉम्पोजिशन में चेंज करके पहुंचते हैं, जिससे नए कैरेक्टर्स पैदा होते हैं। लेकिन माइटोसिस डिवीज़न के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि जैसे कैरेक्टर्स पेरेंट सेल्स के पास है बिल्कुल हूबहू वैसे ही कैरेक्टर न्यू जनरेशन या डॉटर सेल्स के पास होते हैं। तो ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं कि माइटोसिस के थ्रू हम लोग क्लोन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लोन मतलब एक दूसरे की हूबहू हमशक्ल। बात समझ में आती है? तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि माइटोसिस में मेन हम तीन बातों से इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। पहला, कैरेक्टर सिमिलर है, क्रोमोसोम का नंबर सिमिलर है और एक सेल जनरली दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है। अब बात करते हैं माइटोसिस कितने फेज में कवर होती है। तो देखते हैं, माइटोसिस जो है जनरली उसे हम लोग चार फेजेस में कवर करते हैं। इसमें जो सबसे पहली फेज आती है वो आती है प्रोफेज, जबकि दूसरी फेज आती है इसमें मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज एंड द लास्ट में आता है टीलोफेज। एक बहुत क्लियर बात आपको जब आप डिवीज़न कर रहे हो तो एक बात बहुत क्लियर हमें हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो हम लोग डिवीज़न के फेजेस पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज, इन फेजेस के बीच में बहुत क्लियर कट डिवीज़न नहीं होता कि भाई यहाँ पर प्रोफेज खत्म हो और यहाँ से मेटाफेज स्टार्ट हो गया, या यहाँ मेटाफेज खत्म हुआ है और यहाँ से एनाफेज स्टार्ट हो गया। यानी कि बहुत क्लियर कट हमें एंड और स्टार्टिंग का जो बाउंड्री लाइन है उसका बहुत क्लियर कट हमें पता नहीं होता। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर फेज को सिर्फ उसके कैरेक्टर्स से पहचानते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोफेज चल रही है तो प्रोफेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, हम उसी से प्रोफेज को पहचानेंगे।
सेम सिचुएशन में हम लोग मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को भी इसके मेन प्रॉपर्टीज या मेन कैरेक्टर्स से आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए कई बार आप लोग देखते हैं कि बुक्स में लिखा होता है अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मिड प्रोफेज। इसका मतलब यही है कि प्रोफेज शुरू हो गई है, बीच में या खत्म होने वाली है, तो ये अंदाज़ा हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके जो भी पर्टिकुलर वहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। अब बात को समझते हैं। अगर मैं बात करूं प्रो फेज की, तो प्रो का मतलब होता है स्टार्टिंग। इसका मतलब जब आपका मेटाफेज स्टार्ट होता है तो उस दौरान जो फेज चल रही है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। मेटाफेज में मेटा का मतलब होता है मिडिल। इट मीन्स जब कोई डिवीजन या सेल डिवीजन जस्ट मिडिल में पहुंच चुका होता है तब उसे हम लोग मेटाफेज बोलते हैं। माइटोसिस जब एंड की तरफ चल पड़ता है यानी कि टुवर्ड्स एंड, तब हम उसे बात करते हैं एनाफेज। और टीलोफेज जनरली, टीलो मीन्स होता है एंड, तो जो एंड फेज है या जहां पर माइटोसिस एंड करता है उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोफेज। यानी कि अगर मान करके चलिए अभी मेटाफेज स्टार्ट हुआ है, अभी चलना स्टार्ट हुआ है, वो मिड तक नहीं पहुंचा तो उस प्रोसेस को स्टार्टिंग यानी कि प्रोफेज। अगर वो 50% के आसपास पहुंच गया तो मेटाफेज। 50 से आगे बढ़ चुका है यानी कि 60, 70, 80 के पास पहुंच गया, एंड की तरफ बढ़ रहा है तो एनाफेज। और जब लास्टली वो एंड में हो जाता है यानी कि सेल डिवीजन पूरा होने वाला होता है या जिस फेज में सेल डिवीजन एंड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोफेज। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में बता करके आया कि सेल डिवीजन के बीच में ये जो अलग अलग फेज है इनके बीच में कोई बहुत क्लियर कट लाइन नहीं है, तो हमें इनकी पहचान इनके कैरेक्टर्स से करनी होती है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज के मेन प्रॉपर्टीज या मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रोफेज के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलिए कि प्रोफेज में सबसे पहले जब वो स्टार्ट करेगी यानी कि मेटाफेज में सबसे पहला फेज जो आएगा प्रोफेज। इस प्रोफेज में आने से पहले चूंकि सेल अभी इंटरफेज को क्लियर करके आई है, अभी सेल ने इंटरफेज को क्लियर किया है, तो इंटरफेज के दौरान सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। हालांकि इंटरफेज के अंदर उसने G1 फेज भी कवर किया है जहां सारी प्रोटीन्स, सारे सेल ऑर्गेनेलिज, सारा साइटोप्लाज्म जो भी ग्रो करना था वो कर चुका। इसी दौरान उसने S फेज भी कवर किया है जहां पर DNA डबल हो चुका है यानी कि क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो डबलेट कर चुका है। इसी के दौरान वो G2 फेज भी कवर कर चुका है यानी कि जो बची खुची प्रोटीन्स या RNAs या कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी हो चुकी है। तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है एक्चुअली इसमें DNA का कंटेंट ऑलरेडी डबल हो चुका है, लेकिन ये अभी हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं मिला है। ये अभी भी हमें कैसे मिल रहा है, क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में हमें मिल रहा है। अब ऐसे में जब ये प्रोफेज के अंदर जाता है तो प्रोफेज को पहचानने के लिए हम लोग मेनली 3-4 बातों को कंसिडर कर सकते हैं। पहली बात, जब प्रोफेज चलता है तो प्रोफेज के दौरान आपके न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर करना शुरू करती है और फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है फाइनली जा करके पूरी तरीके से डिसअपियर कर जाती है। तो ऐसे में मैं बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने के बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई डिफरेंस बचता ही नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस का सारा कंटेंट साइटोप्लाज्म के साथ आकर के मिल जाता। दूसरी बात, जो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क अभी थ्रेड की फॉर्म में मिल रहा था अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। अब चूंकि हमारे यहाँ ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन हम लोग 46 क्रोमोसोम को ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे में हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस क्रोमेटिन नेटवर्क का सबसे पहली चीज़ में जो मैं यहाँ कहूँ तो क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी है। तीसरा, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज थे वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आते। और चौथी और आखिरी बात जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये कि जब एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट कर रहा था उसी दौरान सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है। यानी कि हमारे सेंट्रोसोम के अंदर एक सेंट्रियोल था लेकिन एस फेज के दौरान ये भी डबल हो चुका होता। अब ये सेंट्रियोल क्या है? ये सेंट्रियोल वो ऑर्गेनेली है जो जनरली स्पिंडल फॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करके
हमारे क्रोमोसोम के दोनों कंटेंट यानी कि डीएनए का जो कंटेंट आपने डबल किया था उसे अलग करने में हेल्प करता है। तो सेंट्रियोल के डबल होने से हमारे पास सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल एस फेज में बन चुके थे, लेकिन वो दोनों के दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। एक यहाँ रहा और दूसरा ट्रेवल करके दूसरे पोल की तरफ पहुंच जाता। ऐसा करने से क्लियर कट हमारे पास 2 पोल्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि पहले तक जैसे अर्थ में होता ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ भी 2 पोल्स क्लियर हो गए, एक पोल ऊपर वाला और एक पोल नीचे वाला। और ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स है वो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इन क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन अभी स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ टेंशन में नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा तन नहीं गए हैं, ऐसे में स्पिंडल फाइबर जस्ट फॉर्म हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग मेन आइडेंटिफिकेशंस की बात करें तो मैं आपको शुरुआत से फिर बता रहा हूँ। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन, जो हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई है। तीसरा, सेल के जो ऑर्गेनलीज थे वो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंटली वहाँ दिखाई नहीं देते, डिसअपियर हो जाते हैं। और चौथी बात, जो आपके पास सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट पोल पर ट्रेवल कर जाते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशंस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में आप इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर डायग्राम के अंदर देखते हैं तो आप उस फेज को एज अ प्रोफेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरी फेज मेटाफेज के अंदर। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से सेकंड फेज मेटाफेज को कवर करें तो मेटाफेज में यहाँ से सबसे क्लियर कट जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कि जैसे ही यहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर लिया, अब वो स्पिंडल फाइबर ऐसे खींचना स्टार्ट कर देता, यानी कि जो आपका क्रोमोसोम है उसकी दोनों आर्म्स को खींचना शुरू करता। तो ऐसे में होता क्या है, आपकी सेल के अंदर, यहाँ पर सेल के अंदर जो दोनों सेंट्रियोल है वो दोनों सेंट्रियोल जब स्पिंडल फाइबर से खींचते हैं तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो हमें इक्वेटर पे नज़र आ जाते हैं। तो चूंकि 4 क्रोमोसोम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो चारों के चारों क्रोमोसोम जो है वो हमें इक्वेटर पे यहाँ बिल्कुल बीचों बीच लाई करते हुए नजर आते हैं। तो चारों के चारों क्रोमोसोम मैंने यहाँ बना दिए इक्वेटर पे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हालांकि मेटाफेज की एक सबसे प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन यही है कि आपके जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर प्लेट पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कभी भी क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो क्रोमोसोम्स के जो सबसे क्लियर स्ट्रक्चर है वो हमें नज़र आती है मेटाफेज के अंदर। तो स्टडी पॉइंट से अगर आप कभी भी चेकआउट करना चाहते हैं, कभी भी देखना चाहते हैं क्रोमोसोम को, तो सबसे बेहतर क्रोमोसोम या सबसे बेहतर स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आती है वो मेटाफेज के अंदर नज़र आती है। तो अब यहाँ हम लोग देख चुके कि भाई हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर प्लेट पे आकर के लाई कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे फेज पे जिसे हम लोग बात करते हैं एनाफेज। अब ध्यान रखिएगा, जब एनाफेज का जिक्र आता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हमारे पास ऑलरेडी पहले क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर थी वो इस तरह की थी। इस क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ ये डीएनए का कंटेंट था जिसे हम लोग क्रोमोनिमा बोलते हैं। ये एस फेज से पहले था। एस फेज के बाद आपका जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, यानी कि हमारे पास जो आर्म्स थी यानी कि क्रोमेटिड थी वो क्रोमेटिड अब डबल हो चुकी होती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एस फेज के दौरान डीएनए डबल करता, लेकिन ध्यान रखिएगा जब डीएनए डबल करता है तो उस वक्त क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दौरान ये जो बीच में आपके सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर अभी भी एक ही है। ध्यान रखिएगा, किसी एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही सेंट्रोमियर पॉसिबल होता। तो ऐसे में जब तक एक सेंट्रोमियर है तब तक हम उसे एक ही क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये भी यूनिट क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्रोमेटिड्स जो है वो डबल हो गई। तो ये जो आप सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकाल रहे हो ये इसीलिए निकाले जा रहे हैं ताकि हम यहाँ से इन दोनों क्रोमेटिड्स को खींच के अपोजिट डायरेक्शन में इसे आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर सकें।
इससे क्या होगा, ये वाला डीएनए का कंटेंट एक अलग क्रोमोसोम के तौर पे डेवलप होगा और दूसरे वाला कंटेंट अलग क्रोमोसोम के तौर पे डेवलप कर जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके पास अब फाइनली सेल नजर आएगी वो सेल कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि ये सेंट्रियोल जो है वो अपने चारों के चारों क्रोमेटिड को इस तरीके से अपोजिट पोल पे ले जाएगा, ठीक है, और ये वाला सेंट्रियोल जो है वो अपने चारों के चारों क्रोमेटिड्स को इस तरीके से अपोजिट पोल पे ले जाएगा। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर, अब ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमेटिड्स को अलग अलग करके अपोजिट पोल की तरफ ले जा चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाफेज ये होगी कि हमारा क्रोमोसोम जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है एंड इट स्टार्टेड टू ट्रेवल टू द अपोजिट पोल। तो अपोजिट पोल की तरफ ये दोनों क्रोमेटिड्स जो है, दोनों आर्म्स जो है, उन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया है। बात समझ में आई। अब आता है अगले पॉइंट पे। नेक्स्टली क्या होता है, अगर हम लोग बात करके चले इसके बाद, चूंकि चौथा पॉइंट जो है वो हमारे पास आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में फाइनली क्या होता है, चूंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि टीलोफेज एंड फेज है, तो यानी कि सेल डिवीजन का जो एंड है वो टीलोफेज में हो जाना है। अब यहाँ पर होना क्या है, अभी तक हमारे पास क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल पे आ चुके हैं या ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुके हैं। टीलोफेज में ये जो क्रोमेटिड्स है ये अपोजिट पोल पे ट्रेवल कर जाते हैं, यानी कि अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। जो कंडीशंस या जो प्रॉपर्टीज आपने प्रोफेज में पढ़ी थी, यहाँ पर टीलोफेज के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट हो जाती है, रिवर्स कर जाती है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपियर हो गई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। दूसरा, हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ये चारों क्रोमोसोम वापस से क्रोमेटिन नेटवर्क में डेवलप हो जाता है। बात समझ में आई। तो ऐसे में मैं बोल सकता हूँ कि वो दोनों चीज़ें पलट गए, क्रोमोसोम्स वापस क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए हैं और वापस से आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो गई है। अब ध्यान से समझिए, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने बताया था कि किसी भी सेल डिवीज़न के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ऑलरेडी आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में मेरे पास सेल के पास एक न्यूक्लियस था, लेकिन इस समय मेरे सेल के पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हमने एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस डेवलप कर लिए हैं, तो कैरियोकाइनेसिस हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, टीलोफेज इज द एंड फेज ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि जो भी आपका सेल डिवीजन है इसी फेज में एंड करने वाला है। तो डेफिनेटली कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस भी इसी डिवीजन में खत्म होना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन का होना सेल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपकी सेल एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, इस बेसिस पे तय होता है कि आपकी जो सेल है वो किस तरह से साइटोकाइनेसिस को परफॉर्म करेगी। तो फर्स्टली आप कैरियोकाइनेसिस पे एक बार फोकस कर लें, कैरियोकाइनेसिस को समझ लें। इसके बाद मैं टीलोफेज में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो इसके बाद अब आपको समझाता हूँ। क्लियर हो गया? तो देखते हैं ध्यान से। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास सेल है तो सेल जनरली दो तरीके की है, एक एनिमल सेल और दूसरा जो होता है वो होता है प्लांट सेल। अब इन दोनों सेल के अंदर एक मोटा मोटा जो डिफरेंस नज़र आता है वो ये कि एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। यानी कि आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, वो अपने साइज शेप को रिशेप कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो एज इट इज़ मिलती ही है, यानी कि प्लांट सेल की तरह सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग और आ जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये रिजिड है, यानी कि सेल वॉल के आ जाने के बाद आपकी जो सेल है, ठीक है, वो रिजिड हो जाती है, अब वो फ्लेक्सिबल नहीं रही। तो इसके अंदर सेल वॉल के अंदर भले ही जो ये सेल मेम्ब्रेन वो फ्लेक्सिबल हो, लेकिन बाहर से सेल वॉल आ जाने की वजह से अब ये टोटली फ्लेक्सिबल नहीं है। अब समझिए, मेरे पास इन दोनों सेल्स के अंदर दो दो न्यूक्लियस बन चुके हैं इन द टीलोफेज,
और यहाँ पर आपके क्रोमेटिन नेटवर्क डेवलप हो चुका है। अब ऐसे में मुझे इसका सेल का डिवीजन करना है। सेल डिवीजन मतलब मुझे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस करना है, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट के इन सेल को दो अलग अलग सेल्स में डेवलप करना है। अब याद कीजिए बचपन में आप सभी लोगों ने गुब्बारा जो बैलून्स जो है उनके साथ आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम क्या करते थे बैलून के से बीच में से मरोड़ करके दो हिस्सों में बांट देते थे, जबकि कई बार हम क्या करते बैलून के अंदर इस तरह से उंगली को डाल करके दोनों हिस्सों को अलग कर दिया करते थे। ऐसा ही कुछ हम यहाँ भी करते हैं। सेल जब टेलोफेज चल रहा होता है तो सेल के अंदर इंटरनली कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ इस तरह से फ्रॉइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये जो है वो अंदर की तरफ अपने आप ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करना शुरू कर जाती, और ये धीरे धीरे प्रेसिंग जो है वो बढ़ती चली जाती, ये धीरे धीरे प्रेसिंग जो है वो इंक्रीज होती जाती, और फाइनली जब ये लास्ट में जाकर के मिल जाती है तो ऐसा करने से आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यानी कि ऊपर वाली सेल अलग और नीचे वाली सेल अलग। तो ऐसे में वी हैव टू डिफरेंट डॉटर सेल्स विद देयर ओन न्यूक्लियस। तो हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन गई जिनके पास अलग अलग क्रोमोसोम्स है, यानी कि अपना अलग अलग न्यूक्लियस है। तो ध्यान रखिएगा इस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फ्रॉइंग, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रॉ के थ्रू इनसाइड डायरेक्शन में इस साइटोप्लाज्म ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया। ध्यान रखिएगा इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड है, और ध्यान रखिएगा इस तरह की मूवमेंट को हम लोग सेंट्रीपिटल मूवमेंट बोलते हैं। जो सेंटर की तरफ जा रही है उसे सेंट्रीपिटल मूवमेंट बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है तो इट इज डन बाय सेल फ्रॉइंग, जो कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होता है और आउटसाइड टू इनसाइड अक्कर होता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल्स की। अगर प्लांट सेल्स को हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा चूंकि प्लांट सेल्स ऑलरेडी बाहर सेल वॉल से कवर्ड है, तो ऐसे में हम लोग सेल फ्रॉइंग के थ्रू से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सेल वॉल रिजिड है, तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। तो अब अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बीच में सेल वॉल को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जब बीच में सेल वॉल आ जाए तो दोनों सेल्स अपनी अपनी डिफरेंट सेल वॉल्स फॉर्म करके यहाँ से अलग हो सके। तो इसके लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है हमारे पास गोल्जी बॉडी। ध्यान रखिएगा गोल्जी बॉडी जो है वो सिक्रीशन के लिए जाना जाता। अगर सेल के लिए कोई भी रिक्वायर्ड मटेरियल सिक्रेट आउट करना है तो उसके लिए जरूरी होता है गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडीज जो है वो सेंटर पे आगे इकट्ठे हो जाते हैं और सेंटर से बाहर की तरफ दैट इज इस डायरेक्शन में सेल वॉल को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे आपकी सेल के अंदर दो सेल वॉल डेवलप हो जाती। तो ऐसे में क्या होगा, ऊपर वाली जो सेल है वो अपनी सेल वॉल और नीचे वाली अपनी सेल वॉल के साथ डिफ्रेंशिएट आउट हो जाती है, और ऐसे में हमारे पास दो अलग अलग प्लांट सेल विद देयर ऑन न्यूक्लियस अपने अपने न्यूक्लियस के साथ यहाँ से सेपरेट आउट हो जाती है। तो इसे जो ये बीच में हमारे यहाँ एक प्लेट बन गई, इसे हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। यानी कि एनिमल सेल में क्या हुआ था, सेल फ्रॉइंग, जबकि प्लांट सेल में क्या बना, सेल प्लेट बना है। ध्यान रखिएगा इस दौरान जब आपने सेल प्लेट का डेवलपमेंट किया तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि जस्ट उल्टा है। और ध्यान रखिएगा बाहर की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली टीलोफेज एंड होते होते हमारी एक प्लांट सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डेवलप, या एनिमल सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डेवलप हो चुकी होती है। इट मीन्स हमारा सेल डिवीजन पूरा हो चुका होता है। बात समझ में आई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दो डॉटर सेल्स के अंदर शुरुआत में हमारे पास क्रोमोसोम 4 थे और एंड में भी हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर 4 ही रहता है। इट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर इस सेल डिवीजन के दौरान चेंज नहीं होता और किसी तरह का कैरेक्टर भी चेंज नहीं होता। तो ये था हमारे पास माइटोसिस के बारे में सारा डाटा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।